हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की प्रोनाउन की नाइन्थ और लास्ट क्लास है। ठीक है, जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं जाके देख लो, तब भी समझ में आएगा कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पिछले हम लोग 8 पार्ट कवर कर चुके हैं प्रोनाउन के। ओके, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग को टॉपिक चला था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। ठीक, अभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पर्सनल प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ मिक्स करके देता है कि अब लगाओ ऑप्शन में देगा। कैसे देगा और देखते हैं, एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। उससे पहले देख लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्शन के लिए लगता है, और पर्सनल प्रोनाउन क्या है, रियल के लिए लगता है। इतना क्लियर हो गया है पिछली क्लासेस से। ठीक है, चलो देखो ऑप्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, हिमसेल्फ विल डू दिस वर्क। ये तो कल ही क्लियर हो गया कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ये कल की क्लास में देखे हम लोग। तो यहाँ हिमसेल्फ की जगह पे क्या लगेगा, ही। ठीक, और ये ही जो लगा क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन लिंक हुआ। चलो, पहले हम क्या सीख लिए कि पर्सनल प्रोनाउन बनता है सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बनता है। ठीक, ऐसे कंफ्यूजन करके दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, डू यू समटाइम्स टॉक टू यू। ये तो कल वाला एग्जाम्पल हो गया। देखो, यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और ये क्या है, रियल। सब्जेक्ट है तो मतलब रियल है। क्लियर। टॉक टू यू, यहां पे भी रियल और यहां पे भी रियल। कैसे, मैं, इस सेंटेंस का कहने का क्या मतलब है कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं खुद से ही बात कर रहा हूं, मतलब वहां पे मैं खड़ा हूं। ये तो इम्पॉसिबल है ना। किससे बात करूंगा, मेरा रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक, तो रिफ्लेक्शन शो करेगा, उसके लिए यहाँ पे दो दो रियल कैसे हो सकते हैं, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना हुआ है। तो क्या होगा, डू यू समटाइम्स टॉक टू, यू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, योर सेल्फ। आया समझ। कहने का क्या मतलब है, ये जो यू है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। अभी देखिए एग्जांपल हम लोग। ठीक, ये रियल है। जब ये रियल हो गया तो यहाँ पे दोबारा वही रियल कैसे आ सकता है, मैं यहाँ पे भी हूं और मैं वहां पे भी हूं, जिससे बात कर रहा हूं। नहीं, वो क्या है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होगा तो यू नहीं होगा, योर सेल्फ होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। आया समझ में। थर्ड एग्जांपल देखो, आई डू नॉट वांट यू टू पे फॉर मी या माई सेल्फ। देखो, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए पे करो। ठीक, अब तुम रियल हो, मैं भी रियल हूं, तो तुम मेरे लिए पे कर सकते हो। तो यहां पे माई सेल्फ नहीं होगा, मी होगा, क्योंकि मैं तो रियल हूं ना, मैं रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हूं। रिफ्लेक्शन कब होता है, जैसे मैं खुद के लिए पे करूंगा, तो एक तो मैं हो गया, और जो मैं खुद के लिए पे कर रहा हूं तो वो हो गया मेरा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां माई सेल्फ नहीं होगा, यू टू पे फॉर मी। क्लियर। और एग्जांपल देखो अगला, और समझ में आएगा। यही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू पे फॉर यू या योर सेल्फ। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने लिए पे करो। चलो, यू क्या हुआ, रियल। ठीक है, और यहां पे भी रियल, मैं खुद को ही पे कर दूंगा, नहीं, खुद के लिए पे करूंगा ना, तो वहां पे लगाओ योर सेल्फ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एक रियल यहां हो चुका है, तो अब जो आएगा वो रिफ्लेक्शन ही होगा मेरा। आया समझ में। देखो, अब ऊपर वाले एग्जांपल में और इसमें डिफरेंस क्या है। यू था, यू पे करेगा मेरे लिए, तो यू भी रियल, मैं भी रियल। ठीक, यू पे करेगा खुद के लिए, तो ये वाला तो रियल है, बट ये वाला क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये तो रियल में नहीं है ना। मैं पे कर रहा हूं मेरे लिए ही, तो जो मेरे लिए पे कर रहा हूं वो कहां है, पे मैं कर रहा हूं वो रियल, मेरे लिए पे कर रहा हूं वो मेरा रिफ्लेक्शन। आ रहा समझ में। देखो, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहां पे अगर सेम
सेम लिखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे अगर यू ही लिखने की कोशिश करोगे तो योर सेल्फ ही आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। कोई और है, मी, ही, सी, इट, दे, दो भी लिखा हो तो फिर उनको तो लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव केस, देम, हिम, हर, जो भी हो। ठीक, आई का मी। क्लियर। और देखो नेक्स्ट, आई शैल पे फॉर माई सेल्फ या मी। अब देखो यहाँ पे पहचानो, आई क्या हुआ, रियल। तो यहाँ पे भी अगर मी या माई सेल्फ का ऑप्शन दे रहा है तो मतलब जाहिर सी बात है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो मी नहीं लगेगा, माई सेल्फ लगेगा। अब यहीं पे अगर यू योर सेल्फ दिया होता तो तब लगा दो आई सेल पे फॉर यू, डायरेक्ट योर सेल्फ नहीं लगेगा। रिफ्लेक्शन क्यों, जो यहां पे रहेगा उसी का तो रिफ्लेक्शन आएगा भाई, यहाँ पे जो यहाँ पे है उसी का रिफ्लेक्शन तो यहाँ पे आएगा। अगर किसी और का रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वहां रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, वहां पे दूसरा कोई रियल होगा ना। आई एम पेइंग फॉर यू, तो तुम तो रियल हो ना, लेकिन अगर मैं अपने लिए पे कर रहा हूं तो वो तो मेरा रिफ्लेक्शन हुआ। बात जा रही है, आई होप सो कि जा रही हो। ठीक है, चलो और देखो, ऑलवेज टेक अ गुड केयर ऑफ यू या योर सेल्फ। अब इधर तुम कोशिश करो, अरे यहाँ तो सर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे आपने यू लगाया या योर सेल्फ लगाया। तो इम्परेटिव सेंटेंस नाम का भी कोई चीज होता है, पता है कि जो वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस तो वो इम्परेटिव फॉर्म में होता है। इतना तो बेसिक पता होगा, गो देयर, कम हियर। इसमें क्या है, यू हिडन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैं तुमको, तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुमको बोलूं गो देयर, और ऐसे भी बोल दूं यू गो देयर, जब मुझे पता है तुम ही सामने खड़े हो, तुमसे ही बोल रहा हूं तो यू लगाने की क्या जरूरत। तो वही हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पे देखो इसी को लिखा हुआ है, यू शुड टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सब्जेक्ट लगा के उसने लिख दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन करके लिख दिया, लेकिन है तो यू ही ना। तो बस उसलिए यू की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे भी यू और यहाँ पे भी यू, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, मतलब रियल नहीं होगा। आ रही पकड़ में बात। चलो इसमें देखो, यू शुड टेक अ गुड केयर ऑफ यू या योर सेल्फ, यहाँ पे यू है तो जैसे सी बात, अब तो सिंपल बता दोगे डायरेक्ट ही देख के कि सर यू नहीं होगा योर सेल्फ होगा। तो बात क्या निकल के आई यहाँ पे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही अगर यहाँ पे उसका ही कुछ पार्ट दिया हुआ है, यू है तो यू योर वगैरह ही दिया हुआ है अगर, तो वहां पे रिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ पे यू है, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, ही, से, इट, आई, उसके कोई पार्ट दिया हुआ है तो लगा दो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। रिफ्लेक्शन उनका नहीं लगेगा। रिफ्लेक्शन हमेशा लगेगा जब उसका रियल होगा। यहाँ पे यू है तभी यहाँ पे योर सेल्फ लगेगा। यहाँ पे यू है तो यहाँ माई सेल्फ नहीं लगा दोगे, यहाँ पे यू है यहाँ आवर सेल्फ नहीं लगा दोगे। बात पकड़ में आ रही है। चलो आगे, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन की लड़ाई हो गई, समझ लो कि उनके बीच में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब कंफ्यूजन क्रिएट करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि दोनों देखने में सेम होते हैं। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। इम्फेटिक मतलब जोर देने वाला, मैंने बताया है पहले, उसमें थोड़ा सा ही पार्ट है, उसका बताया था मैंने कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं, उतना ही पार्ट था। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करता है क्योंकि दोनों सेम है, चेहरे सेम है तो कंफ्यूजन तो बनेगा भाई, ट्विंस होते हैं तो एक ही सेम, एक ही चेहरे के दो लोग खड़े तो कंफ्यूज होते हैं कौन सा राम है कौन सा श्याम है, कंफ्यूजन आता है। तो वही देखते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे कि कहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कहाँ पे वो इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्लियर, आ जाओ। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एक रियल होगा और उसका रिफ्लेक्शन। ठीक, और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, ये केवल इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए होता है चीज पे। ठीक, इतना तो पता है। चलो अब एग्जांपल पे आओ, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ। इम्फेटिक प्रोनाउन में मैंने बताया था कि उसकी प्लेसिंग कहाँ पे होती है, कहाँ पे लगता है, या तो सब्जेक्ट के बाद में लगा दो या तो सेंटेंस के लास्ट में लगा दो। यही था, एम्फेसाइज करना मतलब जोर देने के लिए कि मैं खुद ये काम करूंगा, मैं खुद ये काम करूंगा,
दोनों में सेम है, ठीक। बट ये माई सेल्फ यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है? नहीं, सब्जेक्ट तो क्या है? आई है। यहाँ पे ये माई सेल्फ क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है? डू का ऑब्जेक्ट ये है दिस वर्क, खत्म। कहने का मतलब क्या है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, वो बस केवल होता है। केवल होता है मतलब क्या कि वो बात पे जोर देने के लिए होता है, उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं तुमको बोल दूं तुम जाओ, और तुमको बोल दूं तुम जाओ यहां से, तो एक में नॉर्मल बात बोली गई है, एक में इम्पेसाइज करके बात बोली गई है, लेकिन सेंटेंस तो दोनों सेम है ना। गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, बस आवाज ऊपरी नीचे हो गई है। सेम चीज यहाँ पे इम्पेसाइज करने के लिए लगाया गया है। तो इसको अगर आप सेंटेंस से हटा भी दो तब भी सेंटेंस सही है। आई शैल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? सेंटेंस कहीं से गलत हुआ अगर मैंने हटा दिया एम्फेटिक प्रोनाउन को? नहीं। तो ये सबसे बेसिक पहचान हुई कि एम्फेटिक प्रोनाउन को आप कंफ्यूज कर रहा है अगर सेंटेंस में, तो हटा के देखो सेंटेंस का क्या मतलब सही निकल रहा है, सेंटेंस में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो सेंटेंस सही है और उसमें एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किया गया है, ठीक। एम्फेटिक प्रोनाउन ना तो सब्जेक्ट बन सकता है ना तो ऑब्जेक्ट, वो कुछ नहीं होता है, उसकी कोई औकात नहीं है, ठीक। वो बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे समझ लो। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट नहीं बनता है ना। ऑब्जेक्ट का काम करता है तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है भाई। ऐसे कैसे? देखो जैसे डू यू समटाइम्स टॉक टू योर सेल्फ, टू योर सेल्फ, टू क्या है? प्रेपोजिशन, और उसका ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। हटा के देखो इसको, डू यू समटाइम्स टॉक टू, सेंटेंस अधूरा हो गया। उसका मतलब भाई निकालने के लिए तो योर सेल्फ लगाना जरूरी है। तो डिफरेंस समझ में आया? इंफेटिक प्रोनाउन को हटा भी दो सेंटेंस से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मतलब निकल के आएगा। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो कंपलसरी है, वो उसमें सेंटेंस में कुछ मीनिंग देने के लिए है, ऐसे ही नहीं एक्स्ट्रा लगा दिया गया, वो जरूरी है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपलसरी है, इंफेटिक प्रोनाउन इज अ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्लियर? और दूसरी तरीके से कैसे पहचान सकते हो? देखो माई सेल्फ, ये माई सेल्फ, ये कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा है? नहीं। ये सब्जेक्ट बन रहा है? नहीं। बट यहां से पहचानो, देखो ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंफेटिव प्रोनाउन का क्या है कि वो सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है और सब्जेक्ट के बाद में भी लग सकता है। तो अगर लास्ट में लगा तो तुम तो सोचोगे कि सर ये तो कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि इंफेटिव भी लास्ट में लग सकता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लास्ट में लग सकता है। देखो ना, प्रीपोजिशन के बाद लगा है ऑब्जेक्ट और ये लास्ट में लगा हुआ है। तो चेक करो कि क्या उसके पहले वर्ब है, क्या उसके पहले प्रेपोजिशन है। अगर वर्ब या प्रेपोजिशन होगी तब तो वो उनका ऑब्जेक्ट होगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है एक्स्ट्रा जैसे, तब क्या होगा? वो इंफेटिव प्रोनाउन। इतनी कहानी की बात समझ में आई कि क्या निकल के आया उससे, ठीक। और देखो आई शैल पे फॉर माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। अब इसमें पहचानने को अगर कहा जाए कि बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, इंफेटिक प्रोनाउन कौन सा है, तो आप पहचानते हैं, बहुत इजी हो गया। आपको समझ में आ गया कि सर वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा अगर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा अगर, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर एक्स्ट्रा है तो फिर होगा इंफेटिक प्रोनाउन। तो देख लो, फॉर माई सेल्फ, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इजी। यहां पे देख लो, आई माई सेल्फ सब्जेक्ट भी नहीं बन रहा है, एक्स्ट्रा है, ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट बन ही नहीं रहा है तो क्या है ये? इंफेटिक प्रोनाउन। क्लियर? और देखो आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, डू का ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, तो माई सेल्फ क्या हुआ यहाँ पे? एक्स्ट्रा। जब एक्स्ट्रा हुआ, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं लगा कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो क्या हुआ ये? इंफेटिक प्रोनाउन। अभी समझ जाओगे?
अब तो चुटकी बजा के बता दो कि सर अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इम्फेटिक प्रोनाउन है। इम्फेटिक मतलब क्या, जोर देने के लिए है ना, तो उसकी वैल्यू थोड़ी ना है कुछ, वो केवल थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए लगा दिया गया है, ठीक है, थोड़ा बात पे जोर देने के लिए। चलो आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ। एक प्रीपोजिशन होता है बाई, पता होगा सबको, उसके साथ जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो मिला के क्या बनाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इतना तो पता ही होगा अगर जो लोगों ने शुरू से वीडियो देखी है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे बनता है। ठीक, जब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा तो क्या होगा, जब बाई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा तो उसका हिंदी का मतलब होता है अकेला, अकेला। ठीक, देखो सेंटेंस में, ही वॉज स्टैंडिंग देयर बाई हिमसेल्फ, वह वहां पे अकेला खड़ा था। ये कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, इनको बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये वाला स्ट्रक्चर आपको जहां मिलेगा कि बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है, उसका मतलब हमेशा क्या होगा, अकेला। क्लियर, ये दिमाग में रख लो क्योंकि ये रटने वाली चीज है। ठीक है, आगे देखो, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे अकेले किया, बाई प्लस माई सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कैसे पता करोगे अगर मैं पूछूं तो बोलोगे सर बाई क्या है प्रीपोजिशन, हिमसेल्फ क्या है उसका ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना वो क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आ गया समझ। और भी चीजें चेक करो जो पीछे कॉन्सेप्ट सीखे हो, देखो यहाँ ही लगा हुआ है तो ही के हिसाब से आया है हिमसेल्फ, ही के हिसाब से हर सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब नहीं आया है। जो यहाँ पे रियल है उसी के हिसाब से लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो चीजें पीछे कॉन्सेप्ट देखे हो तो जब एग्जांपल है तो उसमें देखा करो कि वो भी फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कि वो वाले कॉन्सेप्ट सीख के उसको वहीं रखो, सर अभी जो बता रहे हो तुरंत वो भी रात में रखो, नए भी सीखते चलो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से छोटा सा इत्तू सा, आ जाओ इत्तू सा देखने। अब कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आप जब ऑब्जेक्ट वगैरह लगाते हो, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो उसके बाद जब लगाते हो तो वो एक सेंसिबल मीनिंग नहीं देता है। और वो क्यों नहीं देता है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगता था, वर्ब के बाद लगता था जहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती थी और वहां पे ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो कोशिश करते थे कि हाँ ये भी लग सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बट कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है, जिनको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब का चैप्टर है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लो कि ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसको वर्ब की जरूरत थी, जो हम लोग अभी पहले देख चुके हैं कि जहाँ पे जरूरत है वहां पे अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक, लेकिन जहाँ कुछ वर्ब ऐसी होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है और वहां पे आप जबरदस्ती लगाओगे तो गलत हो जाएगा ना। देखो वैसे ही एग्जाम्पल दिखाता हूँ भाई, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना। जैसे यू शुड स्टॉप योर सेल्फ बिफोर द जेब्रा क्रॉसिंग, तुमको जेब्रा क्रॉसिंग के पास रुक जाना चाहिए। उसमें जबरदस्ती ये लगाना जरूरी कि तुमको जेब्रा क्रॉसिंग के बाद खुद को रोक लेना चाहिए, खुद को रोक लेना चाहिए। अरे स्टॉप मतलब तुमको रुक जाना चाहिए, अब रुकने के लिए अलग से ऑब्जेक्ट की जरूरत तो है नहीं, तो ऐसे ही वर्ब है स्टॉप, इसके बाद योर सेल्फ नहीं लगेगा, यही हो जाएगा एक्सेस, यही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप के बाद ये वो वाली वर्ब है, इसको बोलो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब वो वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना देख लो कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा।
जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड टू द क्लास, तो इंट्रोड्यूस कराएगा, किसी न किसी को तो कराएगा ही, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ हिमसेल्फ लगाए थे हम लोग, हिमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे तो जरूरत थी इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की, लेकिन स्टॉप को कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो वहां पे नहीं लगाएंगे, और वहां पे जबरदस्ती लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, यही है इस पॉइंट में। आगे देखो कौन कौन सी वर्ब है कुछ ऐसी। देखो ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, पहले देख चुके हैं हम लोग, और जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वहां नो ऑब्जेक्ट, तो वहां जबरदस्ती लगाने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसी वर्ब्स कौन सी हैं देखो, जैसे स्टॉप हो गया, बेथ हो गया, रेस्ट, मूव, ओपन, फील, ग्रो, हरी, सेल, कुक, रन, टर्न, हाइड, ये सब वर्ब ऐसी हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, और ये अच्छे से कहाँ समझ में आएगा, वर्ब वाले चैप्टर में। ठीक, तो जब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो उससे आपका ये वाला पॉइंट और क्लियर हो जाएगा, आपको वर्ब रटनी नहीं पड़ेगी कि हाँ ये वाली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ये वाली के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, वहां पे समझेंगे। ठीक, यहां तक ये पॉइंट पे रखो। चलो आगे, यहाँ पे खत्म होता है हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी देखते हैं नेक्स्ट कौन सा प्रोनाउन है, और नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा प्रोनाउन आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है सर, आ जाओ देखते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है पारस्परिक, हिंदी में बोलते हैं, ये तो और हार्ड हो गया, इससे अच्छा तो रेसिप्रोकल ही था। ऐसा समझो, मैं पार्टी में गया, मैंने सबसे हाथ मिलाया, मैंने सबसे हैंड शेक किया, मैंने भी हैंड शेक किया, उन लोगों ने भी हैंड शेक किया। ठीक, तो जब कोई भी सेम चीज, इधर वाला भी वही कर रहा है, इधर वाला भी वही कर रहा है, तो वो क्या होता है, म्यूचुअल, मतलब दोनों तरफ से हो रहा है सेम चीजें। तो इस तरह के लिए वर्ड कुछ बनाए गए हैं, उन्हीं को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक, जब दोनों साइड से सेम चीजें हो रही हो। ठीक, अब वो कैसे कैसे हो सकता है देखो, एक यहाँ आदमी है, एक यहाँ आदमी है। ठीक, हो सकता है एक आदमी की हेल्प ले लो, एग्जांपल ले लो कि हेल्प कर रहा है या हैंड शेक कर रहा है, सेम चीज है, ये भी वही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है, तो वो एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हिंदी में बोले तो ऐसे। ठीक, तो ये एक दूसरे के लिए, ऐसे के लिए क्या यूज होता है, ईच अदर। जब एक एक की बात होगी, सिंगल सिंगल है, क्या होगा, दो लोग हैं, सिंगल सिंगल दो लोग हैं, तो क्या यूज होगा, ईच अदर। ठीक, वो पर्सन्स भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी हो सकता है, ये थिंग्स चीजें भी हो सकती है, और हो सकता है दो ग्रुप भी हो, जैसे बॉयज गर्ल्स, दो ग्रुप हो गए अलग अलग, हुए दो ही ना, ये बॉयज ये गर्ल्स, दो अलग अलग ग्रुप, इसके लिए भी क्या लगेगा, ईच अदर। क्योंकि देखो ग्रुप में जब कोई चीजें हो जाती है तो वो उसको एक जैसे माना जाता है, टीम, जूरी, तो दोनों एक एक यूनिट बन गई है, तो अब दो ही चीजें तो हुई, तो दो चीजें हुई तो ईच अदर। चलो, और देखो, और एक केस में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कई लोग हैं, यहाँ पे भी कई लोग हैं, वो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं एक दूसरे को सेम चीजें, उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा सर वन अनदर। उसमें भी पर्सन हो सकते हैं, उसमें भी ग्रुप्स हो सकते हैं। यहाँ पे मान लो ये सिंगल सिंगल कई ग्रुप हो गए, यहाँ पे कई ग्रुप हो गए, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट कर रहे हैं एक दूसरे को सेम। ठीक, थिंग्स चीजें भी हो सकती है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, मोर देन टू। ये वाला क्या था, दो लोगों के लिए, ये क्या है, मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए। देखो दो से ज्यादा हो गए ना ये, इसके अंदर भी बहुत से, इसके अंदर भी बहुत से, अब उसमें जब आपस में करेंगे तो
ज़्यादा हो गए हैं 2 से, ठीक है। चलो आगे 2 पॉइंट क्लियर हुए कि 2 लोगों के लिए, 2 एंटिटी के लिए ईच अदर, 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर। अब इसको दिमाग में कैसे रख सकते हो याद रखने के लिए, ईच अदर, ये वाला भी ईच में भी एक हुआ और अदर को ऐसे रख लो ना कि ईच मतलब ये एक हो गया, अदर मतलब ये एक हो गया, मतलब 2, ठीक। केवल ध्यान रखने के लिए, मीनिंग मत निकालने लगना कि ईच का मतलब सर ये, अदर का मतलब ये, ध्यान रखने के लिए, केवल माइंड में सेट करने के लिए। वन अनदर का मतलब देखो, वन एक मान लो, अनदर मतलब 2 और, एन अदर, एन को एक मान लो, अदर को एक मान लो, तो 3 हो गए। तो मतलब ऐसे याद रहेगा कि 2 से ज्यादा है मतलब 3 हो गए, तो वन अनदर, केवल 2 है तो ईच अदर, ठीक। ये ट्रिक है, अपने हिसाब से तुमको जो कंफर्टेबल लगे वैसे याद कर लो। मेरे हिसाब से मैंने तो ऐसे ही याद किया, ठीक है। और देखो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी ऐसे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू और among मोर देन टू नाउन्स या प्रोनाउंस, ठीक है। म्यूचुअल रिलेशन दिखाने के लिए 2 या 2 से अधिक के बीच में उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बिटवीन टू, 2 के लिए क्या लगेगा ईच अदर, among मोर देन टू, 2 से ज्यादा के बीच के म्यूचुअल रिलेशन को दिखाने के लिए वन अनदर। आ गया समझ में ऊपर से नीचे, ठीक है। ये हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब एग्जांपल देखो, रमन एंड करण हेल्प टू ईच अदर या वन अनदर। रमन एक हुआ, करण एक हुआ, 2 लोग हुए, 2 लोग के लिए क्या लगेगा ईच अदर सर, सो इजी है। आगे देखो, द बॉयज एंड द गर्ल्स हेल्प ईच अदर या वन अनदर। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, 2 ग्रुप हुए, 2 के लिए क्या लगता है, 2 के लिए क्या लगता है ईच अदर, नॉट वन अनदर। आया समझ में, 2 ग्रुप, 2 लोग, इजी। और देखो, स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर या वन अनदर। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, अब जाहिर सी बात की 2 से ज्यादा ही होंगे, स्टूडेंट्स हैं तो पता नहीं कितने हैं, बहुत ज्यादा ही हैं, तो उनके लिए क्या लगेगा वन अनदर, नॉट ईच अदर। पकड़ में आ रहा है। और देखो, ऑल पीपल इन द वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड शुड हेल्प वन अनदर या ईच अदर। ऑल पीपल मतलब सभी लोग, ज्यादा हो गए 2 से तो क्या लगेगा वन अनदर, नॉट ईच अदर। आ गया डिफरेंस समझ में, ये तो शायद इजी ही होगा, इसमें क्या दिमाग लगाना है, ठीक। चाबी जैसे हम लोग पहले लड़ाइयाँ लड़वाए थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का रेसिप्रोकल प्रोनाउन से, वैसे अब यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा थोड़ा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसमें से कंफ्यूजन बना के दे सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन। कैसे देगा और देखो, उससे पहले देखो रिफ्लेक्सिव क्या है, उसमें एक रियल होता है एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। रेसिप्रोकल क्या होता है ईच अदर, मतलब दोनों जगह रियल होते हैं, यहाँ पे भी रियल यहाँ पे भी रियल, लेकिन इसमें क्या होता है यहाँ रियल होता है यहाँ रिफ्लेक्शन होता है। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो, एग्जाम्पल लिखा है रोहन एंड सोहन लुक्ड इन द मिरर। रोहन एंड सोहन ने एक दूसरे को मिरर में देखा, क्या लगेगा इसमें, थोड़ा विचारो, सोचो विचारो, वीडियो को पॉज करो, सोचो क्या लगेगा। सोच लिए, हाँ सोच लो, हम बताते हैं, अब तुम सोच के ही आना, नहीं डायरेक्ट सर तो बताएंगे, हम क्या दिमाग लगाए, अरे थोड़ा यूज करो, दिया है भगवान तो। देखो रोहन एंड सोहन, यहाँ पे रोहन खड़ा है, यहाँ पे सोहन खड़ा है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है प्यारा सा, बोल कह रहा है कि रोहन और सोहन ने मिरर में देखा, मिरर में 2 रिफ्लेक्शन होंगे, रोहन सोहन का दोनों का रिफ्लेक्शन होगा। रोहन और सोहन ने देखा क्या, मिरर में देखा तो उन्होंने रिफ्लेक्शन देखा ना, तो एक रियल एक रिफ्लेक्शन, तो लगना क्या चाहिए बच्चा, क्या लगना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए ना, मतलब
तो इसका सिमिलर, इसका सिमिलर, सिमिलर सिमिलर मिला के क्या हो गया, देमसेल्व्स, प्लूरल। तो यहां पे क्या लगेगा, देमसेल्व्स, ना ही ईच अदर, ना ही वन अनदर। तो हिंदी में तुम सोचोगे, दिमाग लगाओगे कि सर रोहन एंड सोहन ने एक दूसरे को देखा, केवल इतना लिखा होता तब ठीक लग सकता था, ईच अदर, बट उन्होंने मिरर में देखा, शीशे में। भैया शीशे में क्या दिखता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जब दिखेगा तो क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी बोलोगे कि सर यहाँ रोहन, यहाँ सोहन खड़े हैं, ये मिरर है, ये रिफ्लेक्शन है, तो हो सकता है रोहन ने सोहन वाला रिफ्लेक्शन देखा हो, उसने देखा हो रोहन वाला। अरे कोई सा भी देखे, है तो प्लूरल ही बनेगा ना, देखेंगे तो दो, जब दो हो गए तो ज्यादा हो गए, तो देम सेल्फ ही लगना है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। देख लो, क्लियर हो गया तो फिर अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार दोबारा समझ लो। चले आगे, चलो यहां से हम लोग का प्रोनाउन होता है खत्म। बताइए, हम ताली बजा लो अपने लिए। 9 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग प्रोनाउन की। कौन पढ़ाता है इतना डीप में, राहुल सर पढ़ाते हैं, वो भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं फ्री में सभी बच्चों के लिए, तो इसकी थोड़ी वैल्यू करो, ठीक। आओ, क्या पढ़े हम लोग प्रोनाउन में, एक बार शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन मतलब पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। पहला तो हो गया प्रोनाउन पढ़े, फिर पर्सनल प्रोनाउन पढ़े, फिर पजेसिव प्रोनाउन पढ़े, उसी में हम लोगों ने पजेसिव डिटर्मिनर्स भी देख लिया। देखो एक ही टॉपिक कवर हुआ है, केवल बहुत कुछ कवर करा के चलना है। जो जो चीजें लिंक कर रही हैं जहां पे, उसको वहीं पे पढ़ा के खत्म करो, क्यों आगे के लिए रखना। वहां पे अलग देखोगे, वहां सोचोगे अरे ये तो सर ये भी है, ये भी है, क्यों कंफ्यूज करना। फिर उसके बाद हम लोग देखे इम्फेटिक प्रोनाउन, फिर देखे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हम लोग रिलेटिव कंजंक्शन भी देखे, क्योंकि दोनों सेम ही होते थे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखा, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स भी देखे हम लोगों ने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी देखे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन अभी देखे। इतना तो हम लोग का कवर हो गया यहां तक। बचे ये 3 प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन। सर ये क्यों नहीं पढ़ा है, और आप बोल रहे हैं कि ये तो प्रोनाउन खत्म। तो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ा है कि ये तीनों टॉपिक लिंक करते हैं डिटर्मिनर से, क्योंकि अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स में ही आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और उसी में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स। तो ये जब दोनों है, ये जब दोनों है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नाउन प्रोनाउन भी है और डिटर्मिनर्स भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी है, तो क्यों अलग अलग पढ़ना। एक बार प्रोनाउन पढ़ोगे, एक बार डिटर्मिनर पढ़ोगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर ये भी सेम, ये भी सेम, डिफरेंस कैसे बताएंगे। तो इससे अच्छा है एक ही साथ पढ़ लेते हैं ना, वहीं पे डिफरेंस पता चल जाएगा कि डिटर्मिनर्स कब होगा, प्रोनाउन कब होगा, ठीक है। तो कल से हम लोग का नया टॉपिक शुरू होगा डिटर्मिनर्स, और शुरुआत उसकी यहीं से करेंगे, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी ईच, आइदर, नाइदर होते हैं। देखो सेम, फेस सेम है, चेहरा सेम है, डिफरेंस क्या होगा वो तो जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। एवरी डिटर्मिनर्स बस होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये कल की बात है। वैसे ही सेम ऐसे ही आगे ये वाले हैं, तो इसी वजह से मैंने ये 3 प्रोनाउन छोड़े हैं कि इसको हम लोग डिटर्मिनर वाले टॉपिक में कवर करेंगे जो कल से टॉपिक शुरू होगा। और दूसरी बात, डिटर्मिनर्स किसके पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है डिटर्मिनर। तो चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स बोल लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल लो,
साथ में ही कवर होगा। तो पहले डिटर्मिनर चलेगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो वो तो जब पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा क्या है। अभी यहाँ तक के लिए प्रोनाउन खत्म होता है। अभी जहाँ से लेके आई थिंक 5th पार्ट से लेके 9th पार्ट तक के प्रैक्टिस बची हुई है। तो अभी दो तीन या देखते हैं कितनी वीडियोस बनती हैं प्रोनाउन की प्रैक्टिस की। तो एक वीडियो प्रोनाउन की प्रैक्टिस की भी आएगी और नया टॉपिक हम लोग का शुरू होगा डिटर्मिनर्स। तैयार हो जाओ सब लोग। और जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके एक बार नाउन पूरा खत्म करो, 9 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं। फिर प्रोनाउन खत्म करो जिससे बेस मजबूत हो आप लोगों का। ये जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ये वेस्ट ना जाए, ठीक है। वही स्कूल वाले तरीके से पढ़ना चाहते हो, वही 3-4 पन्ने में टीचर बनवा दे, उसी को खोल के रिवीजन कर लो। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, 5 प्रकार के होते हैं, ये एग्जाम्पल हो गए, खत्म। तो वो वाले तरीके से तो मैंने पढ़ाया नहीं है। जिन लोगों ने देखा उनको पता है कि 9 पार्ट लग गए हैं, वो भी 1-1.5 घंटे, 1-1 घंटे की वीडियोस हैं। तो टोटल 9 घंटे नाउन पढ़ाया है, 9 घंटे मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है। तो 9 घंटे में मैंने इतना ही तो बताया नहीं हो कि नाउन ये हेडिंग दिला दिए, ये उसके टाइप्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए, नहीं। हर चीज़ एकदम इतने डिटेल में बताया है कि दोबारा जिंदगी में ये चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। और जब ये चीज़ें बेसिक से इतना कवर हो जाएगा ना तो फिर इंग्लिश में आगे कभी डर नहीं लगेगा। कोई भी सेंटेंस कुछ भी लिख के रख दो, सब तोड़ फोड़ के बता दो कि कौन क्या है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन फ्रेज है, कौन क्लॉज है, कौन सेंटेंस है, कौन स्टेटमेंट है, सब बता दोगे। इसी वजह से पूरा बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही सब पढ़ाने के लिए बड़े बड़े टीचर्स 12-12, 13-13 हज़ार के पैकेज लगाते हैं। उनके इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ोगे, और इतनी भी सुविधा नहीं कि यहाँ पे लोकल पे तो कोई है नहीं, बाहर ही जाना पड़ेगा आपको जहाँ पे वो टीचर अवेलेबल हो, ठीक है। ऊपर से इतनी फीस पे करोगे। तो यहाँ पे अगर फ्री में पढ़ाया जाए तो उसकी थोड़ी वैल्यू करो, बस कहने का मतलब इतना है, ठीक है। तो चलिए ये आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कल मिलते हैं डिटर्मिनर के साथ और प्रोनाउन की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, जब भी तुम लोग सीरियस ले लेते हो तब। क्लासेस मेरी कब कब चलती है वीडियो क्लास में पता चल जाता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।